हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे, ये होगा सेट 3 रुक्मिणी का जो है प्रकाशन का सेट 3 है और सेट 2 तक हमने कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले हैं और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं हम 80 जो सेट में दिया गया है उसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन पहला देखते हैं कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक जो उपयोग करता है दर्पण कौन करता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाते हैं किसके? तो अवतल दर्पण। ये सारे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दाढ़ी वाला पूछ लेगा और जो है दंत चिकित्सक वाला पूछ लेता है और हेडलाइट वाला पूछता है। सर्च लाइटों में भी जो है ये टॉर्च में भी आपको अवतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है पीछे की जो गाड़ी आ रही है पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में उसको हम करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। और समतल दर्पण का उपयोग जो होता है हमारी श्रृंगार मेज जो होती है, जो अपने चेहरे देखने के लिए आप करते हैं ना, वो होता है क्या? समतल दर्पण का उपयोग आप उसमें करते हैं। चलिए चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। दूसरा है कि आँख के पारदर्शी अग्र भाग को क्या कहा जाता है? आँख के अग्र पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि आँख के पारदर्शी अग्र भाग को कॉर्निया कहा जाता है। यह जो होती है पुतली आइरिस और अग्र कक्ष को कवर करता है। कॉर्निया का मुख्य कार्य जो होता है प्रकाश को मोड़ना या घुमाना होता है। कॉर्निया आँख में प्रकाश जो है आँख में प्रवेश करने वाले जो है अधिकांश को केंद्रित करता है। आँख में जो प्रवेश करने वाले अधिकांश को केंद्रित करने के लिए वो जिम्मेदार होता है। और कॉर्निया प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है और इसमें जो है मानव शरीर के अधिकांश ऊतकों के विपरीत रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। और पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है 43 नंबर क्वेश्चन है कि टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? ये जो है वो है आपका परमाणु से। परमाणु से टोकामक नाम का उपकरण जो है परमाणु के ईंधन से संबंधित होता है। HL और 2HL2M। टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है और इसमें नियंत्रित अवस्था में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न किया जाना संभव है। यह जो है सूरज की कोर से 10 गुना ज़्यादा गर्म है। इसे आर्टिफिशियल सूरज या कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सूर्य की जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जो आप मापते हैं वो मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। आप जानते भी हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम ये जो है ये होता है और से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम्स के बीच में होता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड, कहीं कहीं 30 सेकेंड, कहीं 32 सेकेंड, कहीं 20 सेकेंड भी आपको मिलता है। ठीक है। बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और विद्युत धारिता के मात्रक फैराड है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर किसका कौन मात्रक है? यहाँ पर आपको बता दिया गया कि डाइन किसका मात्रक होता है। तो डाइन होता है CGS पद्धति के मात्रक के। बल्कि जो है CGS पद्धति और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और विद्युत धारिता की मात्रक फैराडे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इसमें जो है उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है। देखिए सी नंबर उत्तर हो जाएगा। उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। उठा हुआ हथौड़ा के विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो है
कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा। गतिशील अवस्था से प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है होती है। और यहाँ पर याद रखना है, तने हुए धनुष हो गया, सितार का तार हो गया, और ऊर्जा पर बैठी चिड़िया, ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। और गतिज ऊर्जा बराबर किनेटिक एनर्जी बराबर होता है कितना? तो हाफ 1/2 mv² होता है, mv²। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को आप कहेंगे वायुमंडलीय दबाव। हवा के दबाव को कहा जाता है। किसी तरह जो है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहा जाता है। किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? तो पृष्ठ के लंबवत बल y, पृष्ठ के लंबवत बल y, पृष्ठ के क्षेत्र जो ए से डिनोट करते हैं, P बराबर F/A। वायुमंडलीय जो है सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक जो है वर्ग सेंटीमीटर के अनुप्रस्थ काट पर वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम को भार के बराबर होता है। और वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के नाम से जानते हैं। इसका एसआई मात्रक कहेगा पास्कल या न्यूटन पर एन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहते हैं। ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षक बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये किया जाता है दो द्रव्यों के बीच। दो द्रव्यों के जो है गुरुत्व बल दो द्रव्यों के बीच आकर्षक बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। दो पिंडों के बीच एक आकर्षक बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। F बराबर क्या होता है? तो फोर्स बराबर होता है G m1m2y/r²। ठीक है। और सभी भौतिक वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुरुत्व बल वह आकर्षक बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व बल को भार भी कहा जाता है। और पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। और गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी की ओर नहीं जा पाते। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल जी होता है। जी का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान से 1/6 होता है। जी का मान गुरुत्वीय त्वरण से 1/6। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या? जी। तो ये जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान से 1/6 होता है। चलिए अगला नंबर है 48 नंबर क्वेश्चन कि जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय जो है तरल, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो इसमें जो है नम बेकिंग सोडा का उपयोग आप करेंगे। इसमें आप नम बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। आर्हेनियस के अनुसार जो है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर क्या करता है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और बॉन्स्टेडी लॉरी के अनुसार क्या कहा गया है कि अम्ल वह अणु अथवा पदार्थ है जो प्रोटीन देने की क्षमता रखता है। यहाँ पर कुछ बातें और दी गई है जो हम आपको बताने वाले हैं। लिखा गया है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत हैं। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका स्रोत है उसका, साइट्रिक अम्ल का नींबू स्रोत होता है, और लैक्टिक अम्ल का दही, और ऑक्सैलिक अम्ल का पालक होता है, और टार्टरिक अम्ल का इमली और अंगूर होता है। ये इसके स्रोत हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जाता है? तो यह होता है आघात वर्धनीयता वह गुण होता है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू के रूप में जो है बदल दिया जाता है। प्रकृति में लोहा क्या होता है?
मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा आघातवर्ध और तन्य होता है और पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा कहा जाता है। पिटवा लोहा को क्या कहते हैं? सबसे शुद्ध लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। सबसे कम किसमें? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है। लोहा जो है मानव रक्त में हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित होता है। लोहा क्या होता है? मानव जो है हीमोग्लोबिन में भी, मानव के रक्त हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित होता है। दूसरा बात और है कि लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमाटाइट अश्क से किया जाता है और शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया या अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है। कमी से एनीमिया हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो लोहमयता रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखिएगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलते हैं, तो ये जलते हैं धुएं वाली पीली लौ के साथ। ठीक है, असंतृप्त कार्बन यौगिक धुएं वाले पीली लौ के साथ जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक जटिल द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक होते हैं और ऐसे यौगिकों को जलने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसके कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यह पीली लौ के साथ जलता है। और इसमें जो है ईंधन पुनर्दहन होता है और ईंधन के पुनर्दहन होने पर नीली लौ के साथ यह जलता है। पूरा जो है दहन हो जाएगा तब क्या होगा? नीली लौ देगा लेकर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन या एल्काइन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्किन या एल्काइन होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो कौन सा गुण इसमें नहीं है? तो देखिएगा इसमें सी नंबर 51 नंबर का हो जाएगा बी नंबर इसका उत्तर। इसका गलनांक भिन्न होता है। ग्रेफाइट का गलनांक क्या होता है? यहाँ पर भिन्न नहीं बल्कि निम्न है, निम्न होता है। ग्रेफाइट का गलनांक निम्न होता है, ये ग्रेफाइट का गुण नहीं है। ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट का जो है गलनांक उच्च होता है, नहीं बोल रहा था इसलिए ये उत्तर हो जाता है। और इसका गलनांक क्या होता है? ग्रेफाइट का उच्च होता है और इसका गलनांक 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है और इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और कागज पर रगड़ने से यह जो है उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। और इसके रबों की संरचना षष्ठकोणीय जालक सतह के रूप में होती है और कृत्रिम ग्रेफाइट एचिसन विधि से तैयार किया जाता है। कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे हम तैयार करते हैं? एचिसन विधि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना जो है बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का आप नाम जानते हैं। यह जो है जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ये बनाता है, CaOH2 बनाता है और ठीक है परिणत हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तीनों चारों का हो गया। अगला देखेंगे 53 नंबर। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? चांदी जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो काला हो जाएगा? तो गंधक के साथ। गंधक के साथ जो है अभिक्रिया करने पर चांदी काली पड़ जाती है। इसका सूत्र क्या होता है? 2Ag+S से बन जाता है Ag2S। ठीक है, ये बन जाता है अभिक्रिया करके। देखिए सावधिक जो है विद्युत चालक तत्व कौन सा है? आपसे पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है विद्युत चालक कौन होता है? तो यही चांदी है। ठीक है, चांदी के चम्मच से या चांदी के बर्तन में रखा अंडा जो है क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो कि हानिकारक होता है। अगर उसमें आप अंडा रख देते हैं तो क्या बना देगा? जो है सल्फाइड बना देगा और यह हानिकारक होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में जो है सिल्वर आयोडाइड का
प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा अगर हो रहा है तो उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है। किसमें फोटोग्राफी में कौन सा उपयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। निर्वाचन के समय जो है मतदाताओं की उंगली में सिल्वर नाइट्रेट स्याही का उपयोग किया जाता है। निर्वाचन जो वोट देने जाते हैं ना, तो उसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट का स्याही उसमें उपयोग किया जाता है। और फोटो क्रोमेनिक क्रोमेटिक कांच के निर्माण में जो है हॉर्न सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है फोटोक्रोमेटिक में। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखते हैं। सारे के सारे व्याख्यान के जो भी पॉइंट हैं सभी आपको इस क्वेश्चन में हम पढ़ के सुना रहे हैं। और आप क्वेश्चन में जब आप उस के टाइप का रहेगा तो आपको समझ भी आता है। 53-54 नंबर देखिएगा। कहता है कि क्रियात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो यह होता है किसमें? एल्की एल्डिहाइड में जो है यह मौजूद होता है। CHO जो है ये किसका समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह का यह है। और जो है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 माइनस में है, नेगेटिव में CHO होता है। और एल्डिहाइड का सदस्य जो होता है कौन होता है? तो यहाँ पर CHO होता है। ठीक है, और एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1 OH। ठीक, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रिया सूत्र जो होता है वो -COOH होता है। और कीटोन का क्रियाशील सूत्र जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर ऐसे है R1R बराबर O। इथर का क्रिया सूत्र क्या होता है? तो इथर का क्रिया सूत्र होता है ROR। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा करके। नाइट्रोजन जो है क्या है? अधातु है। जस्ता, लोहा और एल्युमिनियम क्या है? सभी की सभी धातु हैं। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। और यह जो है अधातु आवर्त सारणी के दाएं भाग में होता है। कुल 22 अधातुए तत्व हैं जिसमें 11 गैस, 1 द्रव और 10 ठोस है। क्या है? 11 गैस है, 1 द्रव होता है और 10 ठोस होता है। अधातुएं सामान्यतः जो हैं अधिक भंगुर होती हैं जिसके चादरें अथवा तार नहीं बनाए जा सकते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अधातु किसमें? तीनों। यहाँ पर जो है 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? तो वो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण हैजा फैलता है। और इसका जो है हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? वीरियो कॉलरी के नाम से जाना जाता है। और हैजा के लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां हैं और ये आंत को प्रभावित करता है। जीवाणु की खोज जो है 1683 ईस्वी में हॉलैंड के जीव वैज्ञानिक एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला, क्षराकर या जो है बेसिलस, यह जो होता है छरनुमा या बेलनाकार होता है। दूसरा होता है गोलाकार या कोकस, ये जो होता है गोलाकार या सबसे छोटा जीवाणु होता है। तीसरा होता है कोमा आकार या बिबीरियो, ये जो होता है अंग्रेजी के चिन्ह कोमा, ये कोमा के आकार का होता है। उदाहरण के लिए बिबिरिया कॉलेरी आदि। और चौथा होता है सर्पिलाकार, ये जो होता है स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन कौन सा गलत है? तो गलत है आपका यकृत जो है बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ये गलत है। देखिए, यकृत जो है बाईं और उदर हिस्से के रूप में नहीं पाया जाता है। यकृत जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो यकृत द्वारा ऐसे, एक मिनट, यकृत जो होता है कहाँ? दाएं हिस्से में पाया जाता है। यकृत का वजन जो होता है 1.5 से 2 केजी तक होता है। ठीक है,
और यकृत द्वारा पित्त स्रावित किया जाता है और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत क्या करता है, तो यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और सामान्यतः मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा किया जाता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच यकृत के एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारे पॉइंट थे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है, तो यह जो है कौन है, तो पौधा होता है। पौधा क्या है, एक स्वपोषी है। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना लेता है स्वपोषी कहलाता है। जैविक घटक के 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। ठीक है, खाद्य जो होता है, खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और शाब्दिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। पारिस्थितिक तंत्र का पारितंत्र जो है, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो ये कौन सा है, तो ये है खाद्य रेशा। देखिए, खाद्य रेशा जो है हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रेशे तथा आयतन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ के पेड़ पौधों से निकलने वाले खादों के प्राकृतिक रेशे के रूप में विद्यमान होता है और यह जो है अधिक रेशे वाले खाद्य पदार्थों में शामिल है। ऐसे गेहूं तथा चावल जिनमें से ऊपरी परत नहीं हटाई गई हो, ये पौधे में मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं को अपाच्य होते हैं और किंतु मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने का अत्यावश्यक योगदान जो है देते हैं। और रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण करते हैं, जिनको जो है इनको एंजाइम भंग नहीं कर पाते। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता जो है 50 से 75% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट पदार्थों द्वारा की जाती है और ऊर्जा उत्पादन में शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। वसा जो है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं आप साइनोवियल के नाम से। साइनोवियर जो होता है वो क्या करता है, जोड़ों को आसान बनाता है। जोड़ बनाने वाले प्रत्येक अस्थि के सिरे पर जो है उपास्थि की एक परत होती है तथा दोनों अस्थियों के मध्य एक गुहा होता है जिसे साइनोवियल गुहा के नाम से जानते हैं। साइनोवियल गुहा में एक जो है द्रव भरा रहता है जो साइनोवियल द्रव कहा जाता है। साइनोवियल गुहा को जो है स्तरित करने वाली एक पतली झिल्ली को साइनोवियल कहा जाता है। ठीक है, साइनोवियल कला कहते हैं, साइनोवियल कला कहा जाता है। और अचल संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है। मनुष्य में कोहनी की संधि को हिंज संधि कहते हैं और वयस्क मानव के मेरुदंड में 26 अस्थियां होती हैं और बच्चों में 33 होती हैं। अस्थियां जो है हड्डी कहते हैं हड्डी को। और जो है स्तनधारियों के भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण जो है सीसोड्रम से होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हो गया 61 नंबर। 61 नंबर है कि 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन मतलब भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल हाइड्रोकार्बन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा है, वो है आपका यकृत। यकृत जो है यकृत अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट होता है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 केजी से 2 केजी के बीच मध्य में होता है। यकृत भोजन में वसा की कमी को हाइड्रोकार्बन का कुछ भाग जो है वसा में परिवर्तित कर देता है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है और सिरोसिस नामक रोग यकृत से संबंधित है। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्राव नहीं करती है और छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस, पित्तरस, अग्नाशय रस और आर्द्र रस मिला दिए जाते हैं। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे उसके सारे के सारे हमने कर लिए। 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? वो कौन सा होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। प्रोटीन कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे प्रमुख तत्वों से बने होते हैं। उनमें उनमें से नाइट्रोजन राइबोसोम जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से पौधों द्वारा प्राप्त मुख्य घटक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधे और जानवर सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए नाइट्रोजन पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रमुख घटक है और 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। 21 ऑक्सीजन। 63 नंबर देखेंगे, डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। वो कौन सा क्षेत्र होता है? ये होता है प्रसूति विज्ञान। प्रसूति विज्ञान गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन होता है। जीव विज्ञान की कुछ विशिष्ट शाखाएं दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, हिपेटोलॉजी होता है वो यकृत का अध्ययन होता है, और टोलॉजी होता है वो होता है रक्त का अध्ययन, और ओंकोलॉजी होता है ट्यूमर का अध्ययन, और मोर्फोलॉजी होता है जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन, और कैलोलॉजी होता है मानव सौंदर्य का अध्ययन, और साइटोलॉजी होता है कोशिका एवं इसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में अवस्थित रहता है। मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है तथा इसका आयतन औसत 1350 सीसी होता है। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियां होती हैं जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे मेनिनजेज कहा जाता है। मेनिनजेज और मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग में बटा हुआ होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या मस्तिष्क जो होते हैं, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलोन से बना होता है, और मध्य मस्तिष्क जो होता है यह अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है जिसे मेसेंस फ्लोन कहा जाता है। और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, यह अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला आब्लागेटा से बना है, और इसमें मेंडुला और आब्लागेटा लार, उल्टी आना, हृदय स्पंद, आहार नाल के क्रमानुकुंचन तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? मेंडुला। और हाइपोथैलेमस खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार, काम, भावना को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस के निम्न कार्य होते हैं: शरीर के तापमान को नियमित करना, भूख प्यास को बनाए रखना, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट तथा जल की पाचन क्रिया को नियमित करना, भावनाओं को नियमित करना, पिट्यूटरी ग्रंथि की सहायता से शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य में सहायता करना। इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिले। चलिए अगला चलेंगे। यहाँ पर
65 नंबर है कि अमृता देवी जो है बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई किस्म के लिए, तो वन्यजीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। बिश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में संत जम्मोजी, जो संत जम भेखर के नाम से भी जानते हैं, द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। संत जम्मोजी से प्रभावित राजस्थान के खेजरी गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियां सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ प्राणों की बलि दे दी। ये 1730 ईस्वी में। वन्यजीव संरक्षण के लिए पहला अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार 11 सितंबर 2001 को मरणोपरांत राजस्थान के जोधपुर के चिरई गांव के गंगाराम बिश्नोई को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया था। चलिए अगला 66 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह मतलब डवार्फ प्लेनेट है? तो ये कौन सा है? ये है आपका मैकमैक। जो है मैकमैक हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है और जो है वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, इरिस, होमा और मैकमैक आदि बौना ग्रह माना जाता है। और ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, उसमें रखा जाता है। और माके पॉलिनेशिया क्षेत्र के ईस्टर द्वीप के धर्म में एक देवता थे जिनको मानव जाति की सृष्टि करने का श्रेय दिया जाता है और जो है इस बौने ग्रह का नाम इन्हीं पर रखा गया था। चलिए अगला देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कि पंछियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो यह है प्रजाति कौन? तो ग्रेट इंडियन ऑस्टर। यह जो है प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 2016 में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन ऑस्टर का कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत में वेस्टर्न पंछी की तेजी से कम होती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसकी 3 प्रजातियां ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन के लिए वर्ष 2012 में रिकवरी कार्यक्रम तैयार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीवों एवं संस्थाओं के संरक्षण हेतु 1995 में एक संस्था वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में बनाया गया। 26 अप्रैल 1961 ईस्वी को IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई और WWF का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। चलिए 68 नंबर देखेंगे। गैनीमीड अब तक हमारे और सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? यह जो है परिक्रमा करता है किसका? तो बृहस्पति, जुपिटर का परिक्रमा करता है। गैनीमीड अब तक हमारे सौर परिवार में सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति, जुपिटर का जो है परिक्रमा करता है। बृहस्पति ग्रह का यह उपग्रह कौन कौन सा है? आयो है, यूरोपा है, गैनीमोड है और कैलिस्टो है और आलमथियायादी हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा जो है ग्रह है और बृहस्पति द्रव्यमान पृथ्वी ग्रह के द्रव्यमान का 318 गुना है। बृहस्पति का विशालकाय लाल धब्बे हैं और अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर अरुण के बारे में हमने देखा। अगला है 69 नंबर। ब्रेड को फुलाने के लिए जो है इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो इसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट सामग्री मिलाई जाती है। ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं और जीवाणु तथा कवकों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत ग्लूकोज रूपी शर्करा को
अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या किसी अन्य प्रकार के कार्बनिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के साथ परिवर्तित किया जाए किण्वन कहलाता है। किण्वन की विशेषताएं किस प्रकार से हैं, तो इस क्रिया में ऑक्सीजन जो होती है O2 की आवश्यकता नहीं होती और इस क्रिया हेतु सजीव को कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती और इस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण होता है, परंतु H2O का निर्माण नहीं होता और इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण बहुत कम होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती है। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ को ही कहते हैं। तो वो कौन क्या है? सब जो है अंडे देते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी अंडे देते हैं। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल जो हैं ये सब के सब अंडे देते हैं। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है। जब यह जो है जल तथा थल दोनों जगहों पर पाया जाता है। सांप के पैर नहीं होते हैं। छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह लगभग जो है विश्व के हर बड़े भूभाग में पाया जाता है। मेढक उभयचर जो है वर्ग का जंतु है जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है और इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार जो है घटता बढ़ता है। मगरमच्छ जो है स्तनधारी और सरीसृप दोनों ही श्रेणियों में रखे जाते हैं। यह पानी और धरती दोनों पर रह सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है? तो आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन घटता है। आयु बढ़ने के साथ जो है कोशिका का आयतन घटता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है और कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का या पेप्लो है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य की जो है सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन को हम अब देखने वाले हैं। 72 नंबर है कि चलिए 72 नंबर, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो यह किया जाता है किसमें? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं और वायुमंडल के क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होता है। हमने इसका अध्ययन बहुत अच्छी तरह से किया है। और समताप मंडल के ऊपर क्या होता है? मध्य मंडल होता है और मध्य मंडल के ऊपर भाग को आयन मंडल या बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत के पाए जाने का कारण जो है ऊपरी मंडल में अचानक तापमान बढ़ जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत है तो क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है फिक्सेशन जीवाणु है। तो यह जो है कुल मिलाकर सभी हैं। राइबोजियम है, एजेटोवेक्टर हैं और क्लोरोबियम हैं। ये सभी के सभी हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के नाइट्रोजन N2 का अमोनिया NH4+ में और यह जो है और जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है। आकाशीय विद्युत वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को NOx में परिवर्तित किया जाता है और नाइजोट्रॉल प्रोकार्योट्स का एक विविध समूह है जिसमें साइनोबैक्टीरिया, हरी सल्फर बैक्टीरिया और एजेटोबैक्टीरिया, राइबोजिया और फ्रेकिया शामिल है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है? तो गोल्डन धान अच्छा विटामिन ए का स्रोत होता है। सुनहरा चावल जो गोल्डन चावल है ओरिजा सेटिवा चावल का एक किस्म है और सुनहरे चावल का निर्माण बीटा कैरोटीन और बायोसिंथेसिस जीन युक्त चावल के रूपांतरण के द्वारा किया जाता है। ग्रीन पीस के आनुवंशिक रूप से संशोधित सभी जीवों का विरोध किया
और मत पर जो है व्यक्त किया कि सुनहरा चावल एक ट्रोजन घोड़ा के समान है। एक भारतीय जीएमओ विरोधी कार्यकर्ता वंदना शिवा का तर्क है कि समस्या यह नहीं है कि उस विशेष फसल में कोई कमी है, बल्कि यह है कि गरीबों में अक्षमता की समस्या है और खाद्य फसलों में जैव विविधता की कमी होती है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हो गया इसका जो थ्योरी था हमने पढ़ लिया। 75 नंबर कि पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच डैश है, तो यह होता है कम होता है 0 से 4 में। ठीक है, यहाँ पर जब ऐसे ग्राफ है, इसका जो है ग्राफ होता है, यह 4 है, ये 4 होता है और यह पानी आयतन का पानी है। और यहाँ पर देखेंगे जब तापमान और 4 डिग्री होता है और जब यहाँ पर बर्फ़ के रूप में, यह बर्फ़ के रूप में होना चाहिए और यह जो है ऐसा अगर रहेगा जो है ऐसा, तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इसका तापमान ये T बराबर है और इसका तापमान इस प्रकार से ऊपर रहेगा। ऐसे इसको समझेंगे आप कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, ठीक है? जल का डिग्री क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। हमने डिग्री सेल्सियस आयतन और घनत्व दोनों को दिखाया और जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, तो पहले आयतन घटता है और फिर जो है न्यूनतम होता है। अगर 0 से 4 में अधिक गर्म करेंगे तो आयतन घटेगा और फिर न्यूनतम होगा और फिर बढ़ेगा। जल को जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो पहले घनत्व बढ़ता है, फिर महत्तम होता है और फिर घटता है। बर्फ के पिघलने के बाद आयतन क्या होता है? घटता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1955 ईस्वी में 1 जुलाई 1955 ईस्वी को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 ईस्वी में, बैंक ऑफ बम्बई की 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में और तीनों बैंकों जो है तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। अगला देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में डैश प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो ये था नॉर्वे। नॉर्वे जो है यहाँ पर जो दिया गया है उस हिसाब से ये मतलब ये सॉरी नॉर्वे नहीं यूएसएसआर था, यूएसएसआर है, नॉर्वे नहीं है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। यूएसएसआर जो है प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास योजना में कार्यक्रम सामाजिक विकास कार्यक्रम था और भारत में योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को की गई थी, मतलब स्थापना किया गया था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। भारत में जो है 1951 से 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना है। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं तथा समानता थे और सीमित साधारणों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। इसमें कथन कौन असत्य है? तो कोई ना तो एक है ना ही दो है, ये दोनों के दोनों सही हैं। यहाँ पर मतलब दिए गए कथनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। भारत में जो है पंचवर्षीय योजना के संचालन के साथ कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए और ये लक्ष्य आत्मनिर्भरता और समानता, और इन लक्ष्यों को अलग अलग योजनाओं में महत्व दिया गया और सीमित संसाधनों के साथ विकास की प्रतिबद्धता के कारण योजनाओं ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अलग लक्ष्य का निर्धारण किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाले शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने के लिए शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। लॉर्ड ऑकलैंड ने
ग्रेन ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। शेरशाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया। शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ में सफलता पाने के बाद कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। शेरशाह सूरी सुल्तान बनने के से पहले जो है हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। हुमायूं के मकबरा की योजना हाजी बेगम ने सर्वप्रथम बनाई। हुमायूं मकबरा के मुख्य वास्तुकार जो है मिराक मिर्जा धियास थे और अकबर ने सूफी मत में अपना आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को समर्थन दिया और मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभिक ईरानी दरबारी रिवाज पेबोस और सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इतने सारे बातें और बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखिएगा, ध्यान से सिर्फ सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन जो है बनाइएगा अलग से, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस टॉपिक में ये क्वेश्चन आता है। संविधान की 11वीं सूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कौन सा है? कितना विषय है? तो टोटल डी नंबर 29 विषय। संविधान की 11वीं अनुसूची के संबंधित पंचायतों में शामिल 11 विषय हैं। संविधान की जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और पंचायतों में शामिल विषयों में शामिल ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सड़क योजना आदि। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची 18 विषयों से को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे नगर पालिका के बारे में है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यह अनुच्छेद 243 त से 6 तक है। यहाँ पर जो है 243 द नगर पालिकाओं की संरचना से है और नगर पालिका की जो है यह है 243 यह वो नगर पालिकाओं के लेखाओं की जो है सब परीक्षा से है और अनुच्छेद 243 प नगर पालिकाओं की अवधि से है और नगर जो है अनुच्छेद 243 न जो है स्थानों का आरक्षण से है और 243 जो है यह बोलते हैं महानगर योजनाओं की समिति से है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो यह क्या है? तो यह है सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार सरकार बजट में जो है एक पूंजी प्राप्ति में रखा जाता है। पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत बाजार के लिए ऋण जो है लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी भी शामिल की जाती है। पूंजी प्राप्ति में विनिवेश से प्राप्त आय को भी रखा जाता है। आम बजट दो भाग में होता है, एक राजस्व बजट होता है, एक पूंजीगत बजट होता है। पूंजीगत बजट में सरकारी विभागों के कर्ज पर ब्याज और सब्सिडी शामिल होती है और पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्च दोनों अलग अलग होते हैं। पूंजीगत प्राप्ति जो है सरकार का उत्तरदायित्व होता है और पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिनका हमें बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। राजस्व प्राप्तियों की जो है प्रकृति जहाँ अल्प जो है कालिक किस्म की होती है, वहाँ पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति दीर्घकालिक होती है और मुद्रा बाजार अल्पकालिक प्रवृत्ति की होती है। राजस्व आय वह आय है जिसके बदले सरकार का कोई देय नहीं होता है और पूंजी बाजार दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है और इससे प्राप्त आय भविष्य में देय होती है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियां का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहला देखेंगे यहाँ पर तीसरा हो जाएगा काराकोरम, तब है लद्दाख, तब है जास्कर, तब है पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे। तो सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले काराकोरम आता है, उसके बाद कौन आता है? तब लद्दाख आता है, तब कौन आता है? तो तब जास्कर आता है, तब आता है पीर पंजाल। ठीक है, चलिए ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय महान हिमालय के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय
का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणियों में लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम है, और काराकोरम की चोटी जो है की प्रमुख चोटी K2 तथा गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम की प्रमुख चोटी क्या है? K2 अथवा या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ तथा पूरब की ओर कैलाश श्रेणी से मिल जाती है और लद्दाख जास्कर के समांतर फैली हुई है। लद्दाख के पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी है। जास्कर श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश भारत के साथ कक्ष के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो यह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश में जो है कक्ष के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब सीमा साझा करता है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। बोर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अगला देखेंगे 85 नंबर कि भारत में द्वि सदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा पारित जो है प्रारंभ किया गया? तो यह है 1919। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका 1919 अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना किया गया और 60 सदस्य जो है यहाँ पर 7 सदस्य थे। प्रथम बार इस एक्ट के द्वारा ही जो है केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा ही भारत जो है पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई और इस अधिनियम द्वारा 10% जनता को मताधिकार दिया गया था और इस कानून के संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार ले दिया गया था और इस एक्ट के तहत प्रथम बार महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार दिया गया और इस अधिनियम को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 में क्रियान्वित किया गया था, आया था 1919 में। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? स्तूप किसको मानते हैं? तो इसको मानते हैं सांची को। सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा नगर है। सांची स्तूप को जो है सम्राट अशोक की 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। बाद में इस सांची स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और विशाल बना दिया। वेदिका का निर्माण करवाया ये और धमेख स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। धमेख स्तूप ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को प्रथम उपदेश दिए थे, सारनाथ में। और जो है कार्ले का चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया और अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ये सारे पॉइंट थे इसमें। 87 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें डी है वस्तुओं और सेवाओं पर कर। तो यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो व्यक्ति पर लगाया जाता है, अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है, जैसे नगर निगम, आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर इत्यादि। ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। और एक है कौन? तो एक है होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर होता है वह कर जो लगाया जाता है किसी वस्तु या सेवा पर और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है, जैसे कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी इत्यादि। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस अब जो है बनाते हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। 1954 ईस्वी में फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। 1954 में फ्रांस जो है जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 जो है स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था।
ये किसका है? तो यह है कथन विलियम फिंच का। यह कथन जो है विलियम फिंच का है। ये अकबर के इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों के जो है काम करने का बात किया है। विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था। विलियम फिंच एकमात्र विदेशी जिन्होंने सलीम के प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किया और मनुची ने औरंगजेब के काल में शिवाजी के विरुद्ध तोपची का कार्य किया। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामक के लेखक थे और अब्दुल हमीद लाहौरी ने दक्कन के अकाल का जो है भयावह चित्रण किया और इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, लाहौर के किला का निर्माण अकबर ने करवाया और अकबर इल्ला बख्श अर्थात अल्लाह का बख्शीश इलाहाबाद को कहते थे। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति जो है 1970 में शुरू होता है। तीसरे चरण में भारत दूध के उत्पादन में अमेरिका को पीछे कर सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है हरित क्रांति का जन्म स्थल पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। चलिए आगे स्वामीनाथन को जो है क्या जाना जाता है? तो कृषि का पिता कहा जाता है, मतलब हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। देखिएगा ये नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? वो झारखंड है। झारखंड से सीमा नहीं जुड़ता है। यहाँ पर जो है टोटल 5 राज्य भारत के जुड़ते हैं नेपाल से: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत की नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है और भारत के जो है बीच नेपाल का विवाद क्या है? तो काला पानी और लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र का विवाद यहाँ पर है नेपाल और भारत के बीच। नेपाल उपरोक्त तीनों क्षेत्रों को अपने नक्शा में शामिल कर विवाद उत्पन्न किया। मई 2020 में तत्कालिक प्रधानमंत्री केपी ओली ने नेपाली संसद में कहा कि काला पानी क्षेत्र जो है पिथौरागढ़ जिला पर नेपाल का जो है निर्विवाद रूप से हक है। 1816 में सुगौली के संधि के द्वारा सीमा निर्धारण किया गया था, उसे नेपाल सरकार नहीं मानती है। 91 नंबर देखेंगे, यहाँ कुछ करेंट की बातें थी। 91 नंबर है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में है? ये है ओडिशा में। ये रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी ओडिशा के में जो है स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल है। बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया में है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रीवस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। बौद्ध धर्म में जो है प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हुए। कौन हुए? तो बौद्ध धर्म में प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उदयगिरी से महास्तूप प्राप्त हुआ है, जहाँ से भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जो है बरद मुद्रा और धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा प्राप्त हुआ है। उदयगिरी जो है बौद्ध विहार का मूल नाम माधवपुरा महाविहार है। ठीक है, चलिए आगे नंबर देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग CAP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बैंकॉक में है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का जो है मुख्यालय बैंकॉक में है और ESCAP का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। इसकी स्थापना 1947 में होता है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है और इसके प्रशासनिक कार्यालय लक्जमबर्ग में है। 1 जनवरी 1994 में स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। ये हो गया इसका। देखेंगे अब 93 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा दिन रहे भी और यह जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इनमें से सबसे कम जो है यही थे और राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद 1927 ईस्वी के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद अब तक के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी बॉम्बे में और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और इनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना कलाम कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष रहने वाले मौलाना कलाम थे। अभी आपको कौन सबसे ज़्यादा दिन रही है? सोनिया गांधी। और आनंद मोहन बोस 1998 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1898 है। आनंद मोहन बोस 1898 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। यह एक गर्म धारा है। यह एक गर्म धारा कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम ये क्या है? एक गर्म धारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है और हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनाली जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और सुशीमा की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। इतने सारे बातें यहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी, एकदम सही बात है। दूसरा है कि हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित है, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही पुष्टि करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि हिमालयी नदियों का उद्गम हिमानियों में स्थित यहाँ यही कारण है कि उत्तर भारत की नदियाँ भारत की नदियाँ बारहमासी होती है क्योंकि ग्लेशियर में सालों भर जल प्राप्त होता रहता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ बरसाती होती हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और हिमालय नदियाँ अपने विकास क्रम में नमीन एवं नमीन बलित पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है और प्रायद्वीपीय पठारों से होकर प्रवाहित होती है। हिमालय अफवाह तंत्र के नदियों के बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में काफी विस्तृत होते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? ये किया था 1940 में। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के एक अलग राष्ट्र मतलब पाक का संकल्प स्वीकार किया। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में आयोजित होता है और 1943 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में होता है। कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग को बांटो और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ और नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान देश के जनक थे और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे प्रथम 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली खान थे। चौधरी रहमत अली खान नाउ एंड नेवर नामक शीर्षक नाम से पंपलेट में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। मुस्लिम के लिए अलग राज्य की परिकल्पना मोहम्मद इकबाल द्वारा 1930 में की गई। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के अधीन भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई और 1935 के भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत अधिनियम था। 1935 एक्ट में 321 धारा
300 मतलब अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ था। 1935 के द्वारा जो है एक्ट के द्वारा प्रथम बार समवर्ती सूची जोड़ा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी को शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ कब? तो 58 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 1858 एक्ट द्वारा भारत परिषद और भारत सर्वोच्च जो है 1858 एक्ट द्वारा जो है भारत परिषद और भारत सचिव का सृजन हुआ, जो भारतीय के मामलों की सर्वोच्च संस्थान थी। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो यह बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ और जो है सिकंदर का भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ हुआ था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, फिलिप सेकंड का पुत्र था और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। जो न्यू सेना जो है क्या है नौ सेनापति नियाकस, इसमें जो है सेल्यूकस निकेटर था सेनापति, नौ सेनापति नियाकस था। निकेटर का अर्थ होता है विजेता और सिकंदर दिसंबर 327 ईसा पूर्व में जो है ओहिंद के पास सिंधु नदी पार की और सिकंदर जो है कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ ले आया। किसका कौन दार्शनिक था? कालानास था। सिकंदर ने भारत के झेलम क्षेत्र के शासक पोरस को जो है हाइडे स्पीज मतलब झेलम और बितस्ता के युद्ध में पराजित किया। 99 नंबर देखेंगे। रजमनामा निम्नलिखित में से किसकी फारसी अनुवाद है? तो ये है महाभारत की जो है फारसी जो है अनुवाद है रजनीनामा और रजनीनामा का मतलब होता है युद्ध की पुस्तक। महाभारत का फारसी अनुवाद नकीम खान और अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने किया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का द्वारा रचित है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से किया। मौलाना मुल्ला शाह ने राज तरंगी का फारसी में अनुवाद किया और कथा सरिता सागर सोमदेव ने लिखी। रामायण का फारसी में अनुवाद नकीम खान अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने किया और रजनामा भारत का फारसी में अनुवाद है। अकबरनामा अबुल फजल इतिहासकार की पुस्तक है और जो है वायुनामा गुलबदन बेगम की पुस्तक है। गुलबदन बेगम। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो ये क्या था? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यह बहिष्कार कर रहे थे। भारत में स्वदेशी राष्ट्र, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वराज्य जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। भारत में स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वराज्य ये सारे के सारे सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य का स्थान मतलब बराबरी नहीं कर सकती। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान लोकप्रिय हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी विचारधारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 7 तक 1907 ईस्वी भारत में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आंदोलन था। अगला क्वेश्चन 101 नंबर देखेंगे। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा जो मिट्टी है कौन सा है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा भारत में व्यापक रूप से पाए जाने वाला मृदा है। जलोढ़ मृदा भारत में अधिकतम क्षेत्रों में पाया जाता है। नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। 102 नंबर देखिएगा। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नेपाल में गंडक नदी को नारायणी के नाम से पुकारा जाता है। हिमालय में सर्वोच्च जो है चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, जमुना को संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर
गुजरात से होकर मध्य प्रदेश, झारखंड। तो कर्क रेखा गुजरती है महाराष्ट्र से होकर, नहीं गुजरती। इसमें कह रहा है नहीं गुजरती है, गुजरता कहाँ, इन तीनों से गुजरता है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है, सही है। और इसमें जो है कहाँ-कहाँ से गुजरता है, तो 8 राज्य से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो है कौन-कौन, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे भी याद रखना है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उल्टा सीधा दोनों याद रखना है। पहला हम सीधा बोल देते हैं, गुजरात पूरब जो है पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, तो गुजरात 8 टोटल हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य हैं पश्चिम से पूरब की ओर। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्व से पश्चिम कहेगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। भारत का मानक समय यमुनातर ग्रीनविच 82.5 डिग्री पूर्व है, और जो है हमारा मानक समय ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा आगे है। भारत में मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। अब 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में खारे जल मतलब ब्राकिश वाटर की सबसे बड़ी झील है, तो वो कौन सा है, ये है ओडिशा का। ओडिशा, भारत में ओडिशा राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। खारा पानी का झील चिल्का ओडिशा में है। चिल्का क्या है, ओडिशा में है। चिल्का जो है ओडिशा में है। सामर झील राजस्थान का खारा झील सबसे खारा है। सबसे खारा बोलेगा तो सबसे खारा राजस्थान का सामर झील है। पिछौला जो है झील भी राजस्थान में है, और श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। श्रीनगर को क्या कहते हैं, झीलों का नगर कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में डल झील, कोलोर झील, सॉरी डल झील, बुलर झील और बेरी नाग झील अवस्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और जो है हुसैन सागर झील हैदराबाद तेलंगाना में है। और अनंत झील, शेषनाग झील और नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। इतना झील जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 105 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। ये किसका सिद्धांत है, तो ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। संवैधानिक सरकार मुख्यतः लिखित संविधान के आधार पर शासन करता है, और व्यक्ति या सरकार बदले से शासन में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, अर्थात लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं किया जा सकता है। लिखित और अलिखित 2 प्रकार के संविधान होते हैं। लिखित संविधान भारत में चलते हैं, तो अलिखित संविधान लंदन में चलता है। ठीक है, राजतंत्र में वंश या राजा परिवर्तन के साथ जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, और अलिखित संविधान द ग्रेट जो है ग्रेट ब्रिटेन का है, और संवैधानिक सरकार में भी संशोधन होता है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अब जल्द करते जा रहे हैं। 106 106 नंबर है क्वेश्चन की, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक का जो है अध्यक्ष प्रमाणित करता है, और लोकसभा को धन विधेयक का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और राज्यसभा को धन विधेयक केवल 14 दिनों तक ही रोकने का अधिकार होता है। धन विधेयक यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर नहीं वापस करता है, तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित माना जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, और यह जो है यदि धन विधेयक में राज्यसभा संशोधित करता है और लोकसभा उसे स्वीकार कर लेता है, तो संशोधन सहित पारित माना जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित स्वरूप को ही पर्याप्त माना जाएगा। अगला यहाँ पर है कि धन विधेयक संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन इस धन विधेयक से पूछे जाते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए, तो कम से कम कितना, तो 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता अभी जो है आम आदमी पार्टी बना है राष्ट्रीय दल। प्राप्त करने के लिए जो है किसी दल को कम से कम 6 वैध मत 4 या अधिक राज्यों में
6% मत जो है 4 या 4 अधिक राज्यों से प्राप्त होना चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता या रद्द चुनाव आयोग करता है। और राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता देता है कौन और रद्द कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो है गठन अनुच्छेद 324 के अधीन किया जाता है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य से संबंधित है। चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को मान्यता प्रदान करती है और रद्द भी कर सकती है। पार्टियों का चुनाव चिन्ह, चुनाव के प्रचार के लिए समय का निर्धारण तथा चुनाव की शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराना, ये सभी इसके कार्य होते हैं। और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। जिला अधिकारी अपने क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए नोडल अधिकारी होता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंगभेद के जो है ये थे मार्टिन जो है लूथर किंग। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के एक पादरी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्विट्जरलैंड में महिलाओं का जो है मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 1971 ईस्वी में। स्विट्जरलैंड में महिलाओं के मताधिकार 1971 ईस्वी में प्राप्त होते हैं। मतदाता जो है मतदान के अधिकार से महिला को बहुत दिनों तक वंचित रखा गया था। इसी के आधार पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के देश स्विट्जरलैंड में 1971 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। 110 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। कब किया गया? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। और गेट का जो है विकसित रूप डब्ल्यूटीओ है। गेट का विकसित रूप क्या है? डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ का जो है मुख्यालय जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ व्यापार का सर्वोच्च संगठन है और डब्ल्यूटीओ का अध्यक्ष अभी नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं। ओकोंजो-इवेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ जो है उन्मुख क्षेत्र में है? तो यह है टोटल 70%। बिहार के कुल भौगोलिक जो है 70% बाढ़ उन्मुख है। बिहार की उत्तरी भाग बाढ़ का अत्यधिक प्रभावित होता है। बिहार का शोक जो है कोसी को कहा जाता है और 16 अगस्त 2008 को कोसी बांध जो है कोसी बांध टूट गया था। कुशहा बांध टूटने से अत्यधिक क्षति हुई थी। 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 112 है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तर बिहार का। 113 नंबर है। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। क्या है? तो कृषि। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अवंती रायडू ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की? सीएसके। 115 नंबर देखेंगे। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? 28 मई 2023 को किया गया। ये जो है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 28 मई 2023 को किया गया। नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का जो है ऐतिहासिक संकुल की स्थापना की और यह दाहिने पट्टी में रखा गया है। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की जो है संख्या 888 होगी और राज्यसभा की सीटों की संख्या 384 सीटें निर्धारित हैं। अगला नंबर देखेंगे। टोटल 116 नंबर क्वेश्चन होगा। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी हैं। कौन है? तो मोहम्मद शमी ने जो है सर्वाधिक विकेट 2023 टाटा आईपीएल में 28 विकेट टोटल लिए। मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस की टीम से खेल रहे थे और राशिद खान गुजरात टाइटंस में दूसरे नंबर पर 27 विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 117 नंबर। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया? तो ये राज्य कौन है? तेलंगाना है। मई 2023 में तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना 100% कवरेज को प्राप्त किया। प्रधानमंत्री धन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत और जमा खातों प्रेषक जो है जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच प्रदान करना है। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। अगला क्वेश्चन 118 देखेंगे। मई 2023 में नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो ये फिजी जो है 118 का फिजी हो जाएगा। ये फिजी है।
मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी तथा पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिजी ने सर्वोच्च सम्मान कैपी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से तथा पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया था। ठीक है। और फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया था। अगला क्वेश्चन 119 देखेंगे। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? पहला ये मुस्लिम स्पीकर हैं तो ये हैं कर्नाटक के यूटी खादर प्रधान जो है यहाँ पर स्पीकर हैं। तो कर्नाटक विधानसभा का प्रधान जो है पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में यूटी खादर को चुना गया। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार बनने पर यूटी खादर इस पद पर चुने गए। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। और 120 नंबर और अंतिम क्वेश्चन आपका होगा, ये है पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत जो है एक्सप्रेस 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? पूर्वोत्तर का तो यह है गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी। पूर्वोत्तर भारत में पहले वंदे भारत ट्रेन जो है एक्सप्रेस मई 2023 में गुवाहाटी एवं जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया। भारत के पहले वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। भारत में जो है वंदे भारत ट्रेन को T18 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन एक वीडियो में। चलिए समाप्त हो गया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमने हर पॉइंट को पढ़ा आपके समक्ष। 120 80 क्वेश्चन में से एक भी लाइन छोड़ा नहीं गया है। जो भी व्याख्यान था सबको हमने पढ़ा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।